नमस्कार, मैं अनुज नरवाल हूँ और आज हमारे स्टूडियो में पहुँचे हैं मेजर ध्यानचंद जी के बेटे अशोक ध्यानचंद जी। अच्छी बात ये है कि जैसे जादूगर कहा जाता है ध्यानचंद जी को, और उन्हीं की लेगेसी को और स्पोर्ट्स में और उसी खेल में आगे बढ़ाया अशोक जी ने। और 75 में वो वर्ल्ड कप सबको याद है, पाकिस्तान के खिलाफ आपका गोल सर। हमने तो पढ़ा है सर, हमारे तो जन्म भी नहीं हुआ था, मैं पढ़ा मैं तो सुनते हैं तो अच्छा लगता है और नाम इतना सुना और आज आपसे मिलने का मौका मिला। सर पहले तो ये है कि आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थोड़ा सा मैं बचपन में जाना चाहता हूँ कि जैसे सब कहते हैं कि हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद जी, लेकिन एक पिता के तौर में बचपन कैसा गुजरा, आप उनके साथ कोई अनुभव है आपको हमेशा याद रहता है कि बचपन में कभी डांट लगा दी हो, कभी कुछ कुछ इस तरीके का जो हमेशा याद रहता हो आपको? मेरा जन्म मेरठ में ही हुआ पता है, तो वहाँ पर मेरा जीवन जो है करीब सात साल का 8 साल का व्यतीत हुआ है। और उस दौरान में सेकंड क्लास तक मैंने वहाँ स्कूल में पढ़ाई करी है। गुरुमुखी भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे, उसमें हिंदी भी थी और कलम दवात थी, तख्ती थी। तो वो जीवन देखा है और नौचंदी का मेला देखा वहाँ का जो कि एक आज भी बेहतरीन मेलों में जिसका शुमार होता है। वहाँ पर ध्यानचंद से मिलने के लिए कितने लोग रोज़ आते थे। उनको बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ मैं देखता था कि है ना, मुझे सवाल जवाब नहीं मिलता था ना। मैं ध्यानचंद को इतना भाई गोल्ड मेडल क्या है, ओलंपिक क्या है, मुझे इसका एहसास नहीं था। तो वो मिलने आते थे कि क्यों मिलने आ रहे हैं, क्या बात है ऐसा ध्यानचंद में। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए तब पता लगा कि मेरे पिता ने और मेरे चाचा कैप्टन रूप सिंह ने जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उसके अंदर इन्होंने देश को दोनों भाइयों ने मिलकर 5 ओलंपिक के मेडल जिताए, जो कि एक रिकॉर्ड है हॉकी के लिए तो मैं कहूँगा। और एक ऐसा नाम जिसको जादूगर की संज्ञा दी गई। अब जादूगर की संज्ञा दी गई, क्यों दी गई? वो इसलिए दी गई कि ध्यान सिंह का नाम पहले, ध्यानचंद का नाम ध्यान सिंह था पहले। ध्यान सिंह था? ध्यान सिंह, ओके। हाँ। और उन्नाव से हमारे परिवारों का रिश्ता रहा है, वहाँ के बैंस परिवार, ठाकुर के परिवारों से। तो वहाँ से फिर हमारे दादाजी अपनी आर्मी की फ़ौज में चले गए प्रयाग, वहाँ उनकी ज्वाइनिंग थी। वहीं पर ध्यानचंद साहब का जन्म होता है और वो 5 से 8 साल की उम्र में जब ट्रांसफ़र होता है हमारे दादाजी का झांसी में तो सारे घर वाले झांसी आ जाते हैं। झांसी में वो जो तपस्या करी है ध्यान सिंह ने और रूप सिंह ने, कंकड़ीली पथरीली ग्राउंड्स के ऊपर नंगे पैर खेलना, वो भी कॉर्क बॉल या मिल जाए तो बड़ी बात है, टूटी फूटी हॉकी स्टिक से खेलना और कंट्रोल करना। तो वो मैं समझता हूँ कि उनके जीवन का जो प्रारंभिक खेल शिक्षा जो है वो उस पथरीली ग्राउंड से स्टार्ट हुई, जहाँ अनइवन ग्राउंड के ऊपर उनका बॉल कंट्रोल करना और खेलना और विरोधी को हरा देना। तो वो उनका एक बहुत अहम हिस्सा रहा है जीवन का। पढ़ाई लिखाई में बाबूजी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब खेलों में मेरा दिल लगता था। और जब मैं खेलता था और मेरी पढ़ाई में नंबर कम आते थे तो मेरे एक दिन दादाजी ने पिटाई लगाई। 16 साल की उम्र थी और वो पढ़ रहे थे 8वीं 9वीं क्लास में उम्र में। पिटाई लगाई और कहते कान पकड़ते हुए मुझे ले गए और फौज में भर्ती करा दिया। उसमें बच्चा प्लाटून, मतलब रैंक नहीं मिला लेकिन 2 साल की ट्रेनिंग के लिए कि अब यहाँ तुम रहो, जो तुम्हें करना करो। तो वहाँ चले गए। अब वो शाम के 16 साल उस ज़माने में बच्चे के बहुत मतलब छोटा माना जाता था। हम सब जानते हैं पहले। आज तो 16 साल की उम्र में हमारे जनरेशन आगे बढ़ गई है। लेकिन शाम के वक्त उनको खेलने के लिए ज़रूरी था। तो ध्यान सिंह क्योंकि हॉकी खेलते थे तो उन्होंने ऑप्ट किया कि मैं हॉकी खेलूँगा। तो मैदान काफ़ी बड़े बड़े आर्मी के मैदान थे। अब वो हॉकी के मैदान में उन्होंने दूसरे लोगों को छक्का देना, बॉल उनका कंट्रोल, जैसा मैंने कहा, वो प्रैक्टिस उन्होंने पथरीली ग्राउंड में की। तो उनके जितने ऑफिसर थे और दूसरे जवान थे बड़े बड़े थे, उनको एक बीच से निकल जाना। तो ये चलता रहा। तो एक उनके ऑब्जर्वर होते थे ग्राउंड को देखने के लिए, कहीं किसी को चोट ना लग जाए, कोई हादसा ना हो जाए। तो एक सूबेदार मेजर वहाँ डिप्यूट किए जाते थे और वो थे
सूबेदार बाले तिवारी साहब, सूबेदार मेजर, तो वो भी हॉकी खिलाड़ी रहे। तो उन्होंने देखा ये लड़का जो है एक बड़ा अच्छी हॉकी खेल रहा है, बॉल किसी को देता नहीं है, बॉल छिन जाती है तो फिर वापस छीनने चला जाता है, लेकिन बॉल किसी को पास नहीं करता। 4-5 दिन के बाद एक दिन बुलाया ध्यान सिंह को, लड़के इधर आ जाओ। तो ध्यान सिंह दौड़ते हुए चले जाते हैं, उनके पास सैल्यूट करते हैं बाले तिवारी साहब को। तो सूबेदार मेजर नाम पूछते, क्या नाम है तुम्हारा? तो कहते हैं मेरा नाम ध्यान सिंह है। बहुत तारीफ करते हैं ध्यान सिंह की कि तुम बहुत अच्छे खेलते हो, तुम्हारी हॉकी वर्क अच्छा है, ये है अच्छा है, वो अच्छा। तो लड़का ना कि मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरे बड़े ऑफिसर, एक छोटा सा बालक। तो फिर वो बोलते हैं कि लाइन कि एक बात बस ध्यान रखना कि ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत खेल नहीं है। इसको तुम टीम गेम की तरह अगर खेलोगे और पास को लेना और देना और किस तरह तुम्हारे पास बॉल वापस आना, जिस दिन ये चीज़ तुम्हारी समझ में आ जाएगी तुम खिलाड़ी बन जाओगे। अभी तुम खिलाड़ी हो लेकिन तुम्हारी वजह से टीम जीत नहीं सकती। अब वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई कि मैं ड्रिबलिंग करता हूँ, लेकिन मेरे ऑफिसर जो है वो मुझे हिदायत दे रहे हैं कि मैं ड्रिबलिंग ना करके पास देना सीखूं और उसको लेना सीखूं। अब वो शाम के वक्त और सुबह दोपहर के वक्त जब सब लोग रोज सोते थे, टेंट में रहना होता था, मकान पक्के नहीं थे, टेंट में रहते थे। तो उन टेंट में दोपहर 12:30 1 बजे अपना लंच टाइम से पहले एक कोने में जंगल में जहाँ कोई ना हो जाके प्रैक्टिस अपनी हॉकी बॉल के साथ शुरू कर दी। रात को जब डिनर के टाइम से पहले का टाइम मिलता था, अंधेरा धुंधल का चल रहा है, ध्यान सिंह अपनी हॉकी बॉल के साथ लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो जो इमेजिनरी प्रैक्टिस उन्होंने करी है, मैं समझता हूँ उसने उनके पूरे ज्ञान चक्षु, जिसको हम कहते हैं ना कि वही जादूगरी हो गई। हाँ, वो जादूगरी हो गई। वो इमेजिनरी टीम खड़े कर देना, कितनी डिस्टेंस से बॉल खींचना है, किस एंगल पे फेंकना है, बिल्कुल करेक्ट एंगल जाए। तो नेचुरली जब हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे तो हम सब ने भी नोट किया कि जब कोई सर्कस वगैरह आता है तो किस तरह से लोग 5-5 तस्तरियों को चलाते हैं। प्रैक्टिस, तो वही प्रैक्टिस ध्यान सिंह की हॉकी बॉल के साथ उनकी हो गई। और उसके बाद उनकी टीम ने इंटर रेजिमेंट, इंटर बटालियन, इंटर रेजिमेंट, वो जो करा। तो अच्छा, आर्मी एक ऐसा जरिया था कि पूरे देश के अंदर इनके नाम की चर्चा होने लग गई कि एक खिलाड़ी है ध्यान सिंह करके। कि वो चंद कैसे हो गए सर फिर? वो चंद इसलिए हुआ कि 1928 में जब खेलने गए हैं पहला ओलंपिक एम्स्टर्डम का, तो वहाँ पर इनके नाम को जादूगरी की संज्ञा मिली पहले तो, कि एक जादूगर मैजिशियन आया है। ये कहाँ की बात? 1928 ओलंपिक की बात है। और वहाँ के लोगों ने जब जो पहली हॉकी को देखने के लिए पहले मैच में 250 थे, 200-250 लोग थे। और लेकिन उसके बाद जो ध्यान सिंह ने अपना खेल सेट करा, जो अपना खेल उन्होंने दिखाया, वो जादूगरी, तो वहां से नाम पड़ गया। तो वहाँ से जादूगर का नाम एम्स्टर्डम से पड़ा। और जब लौट कर आए तो इनका नाम चमकने लग गया, शाइनिंग। तो ध्यान सिंह चांद की तरह चमक रहे हैं, तो ध्यानचंद उनको कर दिया गया। तो ये एक चीज़ हुई, एक तो खिलाड़ी से हॉकी जादूगर, और ध्यान सिंह से ध्यानचंद, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी मिसाल मैं कहूँ जिनकी हॉकी को तोड़ के देखा गया, बदल कर देखा गया। ये नहीं तुम दूसरी हॉकी से खेलो, उससे खेलो, ध्यान सिंह का खेल तो वही प्रैक्टिस का तो है। ये वो चीज़ें थी जो ध्यान सिंह ने अपने जीवन में उतारी। अशोक जी, मैं एक पिता के तौर पे मैं जानना चाह रहा था कि ध्यानचंद जी पिता के तौर पर कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर पिता का, चाहे उस ज़माने के पिता हों चाहे आज के पिता हों, वो अपने बच्चे के भविष्य की कामना करते हैं कि उनके भविष्य का, हर बच्चे का अच्छा बने, वो उनके बच्चे आगे बढ़ें। तो उसी तरह ध्यान सिंह ने भी, अब हॉकी ने उनको ऐसी चमक तो दी थी कि ध्यान सिंह से ध्यानचंद बन गए, हॉकी जादूगर बन गए। लेकिन पिता के तौर पर जो घर की जिम्मेदारी सिर्फ उनके कंधों पर थी। परिवार बड़ा था, जिसमें हमारी बुआ हमारे भी थी, हमारे ताऊजी भी थे, और एक जॉइंट फैमिली हमारी थी। तो उसका सारा बोझ जो है ध्यानचंद के कंधों पे था। तो उस करके उन्होंने तो एक सिपाही से, रंग रूट से, सिपाही भी नहीं, एक 16 साल का, उससे बढ़ते बढ़ते मेजर के पद तक चले गए। हॉकी ने उनका जीवन संवार दिया।
लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अशोक कुमार उनका बेटा या दूसरे बेटे या दूसरे बच्चे वो भी इंडिया खेलें। ये तो कोई लिखा नहीं कहीं भी, और नहीं खेले और पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाता। बिल्कुल। और ये ऐसे बाप उन्होंने सोचा ये, तो उन्होंने कई बार हम लोगों को पिटाई भी लगाई खेलने के लिए। अच्छा। पढ़ो लिखो, खेलो मत। खेल कोई वो नहीं है, आपका करियर नहीं है। करियर था भी नहीं। हाँ, उस टाइम शौक पे मतलब शौक था, खाली एक शौक हुआ करता था, करियर नहीं था। तो उन्होंने हमेशा ये और उन्होंने हम बहुत रोका हमको, लेकिन चोरी छिपे निकल जाना, ये करना। आपकी जींस में तो था ही हॉकी। हाँ, अब वो एक माहौल भी था पहले हॉकी तो मैं बताऊं आपको, पूरे देश के अंदर हर कोने में खेली जाती थी, हर कोने में। आप चाहे साउथ ले लीजिए, आप श्रीनगर लगा के चलें, आप जम्मू, पंजाब, दिल्ली। आप लोग कितने भाई तो थे? हम लोग तो वो करते करते हम लोग 7 भाई 4 बहनें थी। तो तो अकेले आप ही खेले? नहीं, सब खेले। एक एथलेटिक में थे, बाकी 6 भाई हॉकी। अच्छा। उसमें इंटरनेशनल भी खेले, हमारे जूनियर भी खेले हैं। और सबसे बढ़कर हमारे घर की 3 जनरेशन्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हमारे पिताजी, चाचा जी, उसके बाद मैं, मेरे बड़े भाई राजकुमार इंटरनेशनल प्लेयर रहे वो, और हमारे छोटे भाई वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, जूनियर इंडिया खेले हैं। और थर्ड पीढ़ी में मेरे सिस्टर की लड़की, वो भी एशियाड की सिल्वर मेडलिस्ट। तो ये एक हमारे परिवार का योगदान रहा। फिर उसके बाद क्योंकि कैरियर के लिए तो वाकई में भाई वो ये कि अगर सहूलियत होती, चाहे वो सरकारी ढंग से दी जाती या होती घर परिवार में, तो हम लोग अपने बच्चों को उसमें ही एक खेल में ही डालते कि आप खेलो, क्या ज़रूरत है बाकी कुछ करने की, आप खेल कर ही देश का काम करो, नाम करो। लेकिन सहूलियत मिलना चाहिए थी, क्योंकि अंधेरे में तो नहीं कोई अपने बच्चों को ढकेल सकता। तो मेरा बेटा भी इंटर यूनिवर्सिटी तक खेला है। फिर उसके बाद करियर की बात आती तो मैंने उनको फिर रोका नहीं, मना नहीं किया कि आप तो ये चीज़ें हैं जो हम लोग को सोचने की, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से मोटिवेट कर सकते हैं खेलने के लिए, लेकिन उनके जीवन संवारने के लिए हम नहीं कर सकते। खिलाने के लिए तो मैं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें बेहतर खिलाड़ी बना दूंगा, लेकिन वो वो नहीं है कि उनका जीवन जो है वो एक स्पोर्ट्स का कैरियर बन जाए। तो उसका चांस हाँ, लेना पड़ता है। उसको चांस लेने की बात आती है। सर, एक किस्सा हमेशा हम सुनते हैं कि हिटलर ने भी ऑफर किया था आपके फादर साहब को, तो उसके बारे में कभी बताया क्या था वो असल में, उसकी कितनी सच्चाई थी? अब देखिए, सच्चाई तो यही है कि जब 28 में आप जीते तो किस तरह जीत गई इंडिया टीम। ना कोई सरकार, ना कोई महकमा, ना कोई डोनेटर, ना कोई स्पॉन्सर, सिर्फ उस टाइम जूत कुछ। तो फिर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, और टीम जाती है और जीत के आती है, बल्कि डंका बजा के आती है वहाँ पर। टोटल 35-36 गोल। खराब हालातों में प्रदर्शन अच्छा था। बुखार चढ़ा हुआ है 103 डिग्री का, और फाइनल से पहले उनका मैनेजर आता है, ध्यान तुम कैसे खेलोगे, 3-4 खिलाड़ी बीमार हैं, तुम भी बीमार हो। कैसा, हम लोग फौजी हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ें हैं जो कि हम फौजी हैं, आप इस फिक्र ना करें, हम खेल के निकलेंगे वहाँ से। तो ये फौजी हैं और खेल के निकलेंगे, ये चीज़ें हैं जो इंसान को मजबूत बनाती हैं। और अगले दिन मैच होता है, सारी टीम खेलती है, भारत 3 गोल से पहली बार इंडिया के लिए नहीं, पूरे एशिया का गोल्ड मेडल। इंडिया का मेडल नहीं है वो, एशिया 28 का एशिया का गोल्ड मेडल है। जी बिल्कुल। तो वो लेके आते हैं, और उसी जगह पे बॉम्बे के गेटवे ऑफ इंडिया पे स्टीमर रुकता था उनका। तो कहते जब हम टीम जा रही थी तो सिर्फ 3 लोग आए थे छोड़ने के लिए, लेकिन जब हम जीत कर आए तो सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब वो भारतीयता लोगों के दिल से निकलनी शुरू हो गई कि इंडिया ने जीता, इंडिया ने। तो ये चीज़ जो इंडिया ने डेवलप करी उस ज़माने में हॉकी ने, मैं समझता किसी और हिटलर तक पहुंचा मैसेज। फिर वो 32 खेलने गए, 1932 लॉस एंजलिस सेकेंड ओलंपिक। उसमें खेलते हैं मैचेस, उसमें अमेरिका को 24 के मुकाबले 1 गोल से हराते हैं। अब 24 गोल जो आज तक का रिकॉर्ड आप ओलंपिक में कोई नहीं कर पाया। वे ध्यान सिंह के इंडिया टीम कैसे कर जाएगी। और एक चीज़ जो बड़ी रिमार्केबल है वो ये रही कि जब हमने पहला ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने गए थे, पानी के जहाज से जाना होता था, इंग्लैंड में टीम उतरती है, इंग्लैंड हमारा मास्टर, हम गुलाम। वहाँ उतरती है तो वहाँ पर एक फॉक्स स्टोन करके टूर्नामेंट
इंग्लैंड में हो रहा था। ओके। और वो टूर्नामेंट इसलिए हो रहा था कि वो इंग्लैंड की टीम का सिलेक्शन उसके बेस के ऊपर होना था, इंग्लैंड की हॉकी टीम का, जिसने एम्स्टर्डम में पार्टिसिपेट करना था। जी जी। लेकिन जब वहाँ इंडिया टीम खेली है उस फॉक्सटोन टूर्नामेंट डिफरेंट क्लबों से, और वो किसी क्लब को 10 गोल, किसी को 15 गोल, किसी को 8 गोल, 9 गोल, अब वो हमारे मास्टर डरे कि यार हमारा कहीं इनसे मैच ओलंपिक में हो गया और इन्होंने हमको हरा दिया तो हमारी टोटल नाक कट जाएगी, ये तो गुलाम है। ठीक बात है। उन्होंने इंडियन टीम को रोका नहीं। और इंडियन एक बात बड़ी मैं कहूँगा कि उन्होंने भारतीय टीम को ये भारतीय ब्रिटिश टीम नहीं बताई या ब्रिटिश भारतीय टीम नहीं बताई, भारतीय टीम करके ही भेजा, इंडियन टीम नाम जो दिया था इंडियन टीम दिया था, ये सबसे बड़ी बात थी। और तो उन्होंने अपनी टीम विड्रॉ कर दी इंग्लैंड ने, इस डर के मारे। आप बताइए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई, इससे बड़ी शर्म दुनिया के लिए क्या हो सकती थी कि इंग्लैंड डिफीट खाता ही खाता भारत से, तो बिल्कुल। हाँ, तो ये एक बड़ी रिमार्केबल बात जो भारतीय हॉकी ने करी। और सिर्फ 11 खिलाड़ी गए थे पहले मैच में, सिर्फ मात्र 11। कुछ हो जाए तो कमी हो जाएगी, कमी हो जाए, जीत कर आते हैं शेर लोग बिना किसी सुविधा के। तो ये चीज़ें 32 का जीतते हैं, 1932 का, फिर 36 का टूर्नामेंट आप होता है। बता रहे थे सर कि हिटलर ने कब किया, मतलब 1936 में, 1936। ओके 36। और वो जो कहते हैं ना कि एक बड़ा आयोजन, बड़े दुनिया के अंदर उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, सेकेंड की थोड़ी सुगबुगाहट चल रही थी, तो दिखाने के लिए उसने ओलंपिक गेम्स ले लिए कि आई एम द बेस्ट, मैं फाइट में लड़ाई में भी हूँ, खेलों में भी हूँ। तो उसने बड़ा भव्य आयोजन किया और भारत की टीम वहाँ पहुँचती है खेलने के लिए। जब पहुँचती है तो सिलेक्शन के टाइम में, भारत के अंदर सिलेक्शन के टाइम में भारतीय फौज ध्यानचंद को रिलीज़ नहीं करती है। कैंप ऑलरेडी ऑन था कलकत्ता में। जब वो कलकत्ता में कैंप ऑन था और भारत के ध्यानचंद के बिना वो सिलेक्शन हो गया और कैप्टन भी अनाउंस हो गए थे ऑलरेडी 36 में और कैप्टन अनाउंस हुए थे। जाफर लेफ्ट आउट खेलते थे इंडिया टीम के लिए, उनको अनाउंस करके टीम कैप्टन बना दिया गया था। अब इनका जब सिलेक्शन नहीं होता है, इनको एडवांस फौजी तो थे, तो इनकी जो बटालियन थी वो बर्मा बॉर्डर पे जाने वाली थी। वहाँ पर आज भी वो मसला चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, उस ज़माने में भी हो रहे थे। तो इनकी बटालियन को वहाँ जाना था और ध्यान सिंह को विदा करने के लिए, उनकी बटालियन को विदा करने के लिए कमांडर आए थे कि हम हाथ मिला के जो भी सेरेमनी होती करके बटालियन को एडवांस होना था। तो देखते हैं उनकी नज़र ध्यानचंद पे पड़ती है। आप यहाँ कैसे यहाँ कैसे ये इनको तो कैंप में होना चाहिए था। तो कंपनी कमांडर बोलता है कि सर इनको एडवांस जाने के लिए बोला गया कि वहाँ पर जाना है, ऑर्डर मिला इनको, तो ही इज़ गोइंग। तो नहीं वापस करें, ज्वाइन कराओ इसको, ये 2 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का खिलाड़ी है, इसको कैंप ज्वाइन कराओ। इनको वहाँ से रोका गया और अगले दिन वो ट्रेन पकड़ के वहाँ पहुँचे हैं। और देखिए जब वहाँ कलकत्ता पहुँचते हैं तो ध्यान सिंह के लिए जाफर साहब अपनी पोस्ट जो कैप्टन अनाउंस, ही सेड, ये लफ्ज़ हैं उनके कि नहीं अब टीम का असली कप्तान आ गया है, मैं विड्रॉ करता हूँ। और उसकी कैप्टनसी ध्यानचंद को दी गई। तो इस तरह से अब पैसे कहाँ से आएंगे? गांधी जी के पास जाते हैं, कांग्रेस कमेटी के पास। अच्छा, ये सब तो ये हिस्ट्री हॉकी की हमारी इंडिपेंडेंस से जुड़ी हुई है। तो वहाँ गए, फिर कितना नाम भारत के लोगों का, भारत देश का इस ओलंपिक के थ्रू हुआ है, पहचान बनाई गई है, नहीं तो कौन जानता भारत को। तो फिर क्या रहा सर वहाँ? तो गांधी जी के पास जब गए हैं तो गांधी जी क्योंकि अपने वो तो स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे, उसके लिए जो उनकी कांग्रेस पार्टी जो कर रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने एक लाइन कही जो बाबूजी ने किताब में भी लिखी कि गांधी जी बोलते हैं व्हाट इज़ हॉकी। तो उनको इसका अंदाज़ा नहीं था क्योंकि उनका उद्देश्य दूसरा था। जी। बहरहाल वहाँ से वापस आते हैं
फिर इनको विचार आता है कि क्यों ना हम अपने देश के लोगों से बटे हुए तो हैं, कोई राजा नवाब जागीरदार सूबेदार ये वो सब के लोग हैं, हम क्यों ना इनसे रिक्वेस्ट करें। तो अगले दिन एक अखबार में अपील डाली जाती है। हमारी भारत की टीम जो 2 बार की चैंपियन है, उसको टीम ओलंपिक में जाने के लिए पैसे नहीं है, हमको आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो वो उस टाइम पूरे देश ने जो भारतीयता का एक नमूना पेश किया, वो है असली चीज़ की जो खेल के जरिए हम लोगों ने हासिल करते हैं और होती है कि एक एक छोटे छोटे शख्स ने, कोई 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, जागीरदार लोग 200 रुपये, हमारे जो ये व्यावसायिक घराने थे, मोदी, बिरला, टाटा, 3, इनके 150, 250, 300 इस तरह से रुपए इनके। हमारे झांसी हीरोज़ क्लब जो आज भी मौजूद है, जहाँ पर ध्यानचंद जी को हम लोगों ने अंतिम क्रिया जिनकी की थी और वहाँ पर उनका स्टैचू लगाया उसी जगह पर। ये भी एक अनूठी चीज़ है कि एक खिलाड़ी का स्टैचू उसी जगह पे जहाँ पर वो खेल के निकले थे। तो वो पैसे के लिए अपील होती है और उसमें फिर पटियाला महाराज, बड़ौदा महाराज और इस तरह के नवाब, निजामुद्दीन, हैदराबाद और भोपाल, सबसे हाँ 3000, 2000, 2500, 5000 टोटल पैसा इकट्ठा होता है 52,500 कुछ। अच्छा, उस टाइम पे जी टूर्नामेंट बड़ा, किराया लगना, सब कुछ होना, इनका $2 इनको डीएवी टीम को देना होता था रोज का 10-15, और टूर भी होता था करीब। चंदे से वहाँ पहुँचे सर, भारतीय ये चंदा, और वो चंदा जो था वो भारत के लोगों का, तो ये दिया हुआ चंदा। तो फिर गोल्ड मेडल से वो जब वापस वो एक वजन था दिमाग पे कि हमारे इस पैसे की लाज रखनी है हमें। और से जब खेलते हैं फाइनल मैच, हिटलर सामने बैठा मैच देख रहा होता है, ही वाज श्योर कि जर्मन भारत को हरा देगा। अच्छा, अपने पूरे सिपह सलार के साथ बैठा मैच देख रहा है, और भारत इंटरवल तक सिर्फ 1 गोल कर पाता है, इंटरवल तक। और अगले 30 मिनट में दोनों भाई अपने जूते वूते उतार देते हैं, नंगे पैर खेलते हैं, चोट की परवाह नहीं करते हैं। और अगले 30 मिनट के अंदर भारतीय टीम उस 30 मिनट में 7 गोल करती है और कई गोल छोड़ देती है। 5वां गोल, जब 6ठा गोल होता है, तो हिटलर किस वक्त मैदान छोड़ के निकल के अलग हो जाता है, इन लोगों को पता ही नहीं लगता। ये थी हिटलर की शर्मनाक हार और उसकी डिफीट, जो भाई एक गुलाम टीम ने, हमारे देश की टीम ने उसको दी। तो शाम को अगले दिन पार्टी जब होती है जाने से पहले, तो उसमें बात होती है ध्यानचंद से, क्या हुआ आर्मी में? तो ध्यानचंद बोलते हैं मैं लेंस नायक हूँ, 2nd पोस्ट सिपाही की बात की, मैं लेंस नायक हूँ। कहता तो मेरी फौज में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल कर्नल बना दूंगा, मेरी टीम के लिए खेलो। तो उनकी एक लाइन निकले, भारत मेरा देश है, भारत के लिए खेलूंगा। तो ये एक लाइन जो है उनकी कि मैं, भारत मेरा देश है, मैं उसके लिए खेलूंगा। ये वो चीज़ें हैं जो प्रेरणा का एक सबब बनती हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते कि नहीं, हमको अपने देश के लिए काम करना है, तो देश के लिए भी देश में ही रहना होगा। ये सब चीज़ें हम लोगों के पास। तो एक ऐसा नाम जिसके नाम की सड़कें, मूर्तियाँ, लंदन में स्टेडियम बनना, मेरे चाचा के नाम का म्यूनिख में स्ट्रीट बनाए जाना, तो ये उनकी लेगेसी, उनकी प्रसिद्धि, उनके खेल। हालांकि सर शायद मेरठ में भी उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। अब मेरे ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल गई है। बिल्कुल। उनके नाम का आर्मी में रोड है। 26 मूर्तियाँ लगी हैं इस देश के अंदर अभी तक। 26। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उनके बाद, जैसे आप लोग थे, उनके बाद की अगर देखें, हॉकी का सफ़र बड़ा ख़राब रहा है, तो वो कहाँ चूक रहे थे? तो वो बात आती कि अंग्रेजों ने तो टर्फ लगवा दिया 76 में। हमारे देश में कौन लगवाएगा? तो 10-15 साल तक टर्फ एक ही टर्फ था, 1 या 2 टर्फ थे देश के अंदर। इतना बड़ा देश, खिलाड़ी कितने हैं, उसमें टर्फ के लिए कैसे खेलोगे आप? भैया अगर ये गलीचा यहाँ भी बिछ गया, तो बाहर के बच्चे आकर कैसे खेलेंगे इस पर? तो जब तक हर घर में या हर स्कूल में या मैदानों पर एस्ट्रोटर्फ ना लगा हो, तो प्रैक्टिस कैसे होगी? जिसका नतीजा हमको लगातार डिफीट मिलना शुरू हो गया। 36 से लेके हम 80 में हम किसी तरह एक जीत गए थे गोल्ड मेडल, वो अलग कहानी है। तो उसके 80 के बाद देखो तो आप, हम जीते हैं तो 2020-21 में 41 साल के बाद। वो सिर्फ इसीलिए कि
उनका ये अंदाज़ा नहीं बल्कि पॉलिटिक्स अंग्रेज़ों की, फॉरेन अंग्रेज़ों की तो नहीं कहूँगा, फॉरेन कंट्रीज़ की, कि उन्होंने कि भारत के देश को तोड़ना है तो इनके एस्ट्रोटर्फ को आप अच्छा कर दो, ये हर जगह नहीं लगा पाएंगे, इनकी नंबर्स ऑफ प्लेयर, इनके नंबर ऑफ प्लेयर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इस मैदान पे खेल लूँगा, सड़क पे खेल लूँगा, प्रैक्टिस कर लूँगा, अच्छा मैदान मिला वहाँ मेरा प्रैक्टिस हो जाएगी जो होती थी, अब वो सब बंद हो गई। अब हमको सिर्फ टर्फ के ऊपर ही खेलना, जैसे कुश्ती गद्दे पे, पहले तो मिट्टी मैदान में कुश्ती लड़ लो। जब आप खेल रहे थे सर 75 में तो टर्फ था या सादा? 75 76 में, हाँ 76 में, हाँ। टर्फ आ गया था, हमें हमारे पास हॉकी स्टिक लकड़ी की थी, लेदर की बॉल थी, पानी के अंदर खेलना होता था, जूते हमारे पास वो बाटा के थे वो खेलने वाले, तो इस कई चीज़ें थी, तो जिसका हम सामना नहीं कर पाए और भारत को 40-41 साल तक ओलंपिक मेडल का से दूर रहना पड़ा। बहरहाल अब उम्मीदें हैं सर? हमने पिछली बार 2 बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। हाँ, वर्ल्ड कप में हमने अभी तक 50 सालों में अच्छा नहीं किया भारत। तो वही सर बड़ा किस्सा था। और एक लास्ट में इतना ही पूछना चाहूँगा सर, हॉकी को लेके नीचे से लेके ऊपर तक क्या करें, आप क्या देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी जो यूरोपियंस ने चलाई, उनके पास हर स्कूल कॉलेजेस क्लब के अंदर ग्राउंड अवेलेबल है, कि बच्चा अगर क्लब में जाता है तब भी वहाँ इसको खेलता है, स्कूलों में उनके पास ये ग्राउंड लगा हुआ है, बच्चे स्कूल में कहते हैं उनके सामने जो कुछ हो तो वो बच्चा उसको अडॉप्ट करता है, ये उसका एक साइकोलॉजिकल पक्ष होता है बच्चे का। यहाँ इस स्कूल में जितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं उन बच्चों के लिए तो बनाई जा रही हैं जो देखकर रुझान पैदा करते हैं कि हाँ मैं आज इसमें आऊँगा तो उसको खेलूँगा, या गायन में जाऊँगा, या कलाकारी करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, तो बच्चे के लिए तो इंटरेस्ट की चीज़ हो जाती, तो वो इंटरेस्ट के लिए हमारे पास ग्राउंडें है नहीं बच्चों के लिए, किसी भी स्कूल में तो बुनियादी तौर पर हमें काम है ही नहीं। ग्राउंड क्या, किसी के पास खेलने की ग्राउंड है नहीं कई स्कूलों में, तो ये बड़ा अजूबी चीज़ है कि हमारे देश के अंदर जहाँ से बच्चों के कहते हैं ना चहुमुखी विकास होता है, चहुमुखी क्यों कहा गया है कि एक बच्चे का चहुमुखी, कि किसी भी चीज़ को, उसको तो हर चीज़ का अट्रैक्शन है, वो किसी एक चीज़ पर केंद्रित नहीं होता उसका दिमाग, उसको दौड़ भी अच्छी लगती है, उसको बैठना भी अच्छा लगता है, उसको रोना भी अच्छा लगता है, उसको पेंटिंग करना भी अच्छा लगता है, उसको पानी नहाना भी अच्छा लगता है, तो एक दिन नहाएगा, 2 दिन कहेगा, तीसरे दिन कहेगा मुझे वो चीज़ पसंद है, चौथे, तो ये चीज़ होती है बच्चे के साथ है, उसके माइंड स्टेबिलिटी नहीं है, दिमाग की स्टेबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट है, शौक है, चकाचौंध को देखता है वो। अब उस चकाचौंध में बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो वो चीज़ें जैसे स्कूल की पाठ्यक्रम होता है ना बेसिक, कि बेसिक हम लोग हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 5वीं 8वीं तक बच्चे को, कि साइंस भी पढ़ो, मैथमेटिक्स भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, उसकी स्पेशलाइजेशन कब होता है, वो तो बड़े होने के बाद ही होता है। बिल्कुल। तो वो स्पेशलाइजेशन हमारे खेल के लिए भी होता है, कि जब वो आगे निकले कि मुझे क्रिकेट खेलना है, कि मुझे हॉकी खेलना है, कि मुझे बास्केटबॉल खेलना, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, ही कैन चूज एनी गेम, लेकिन सहूलियत तो मिले, ठीक बात, वो नहीं मिल रही। तो एकेडमीज के बल पर हमारी हॉकी आज जिंदा है। एकेडमी का मतलब ये है कि सरकारें उसको तय कर रही हैं। अगर सरकारें ना हो, हमारी राज्य सरकारें हॉकी के लिए काम ना कर रही होती, तो मैं समझता हूँ और मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि हमारी हॉकी ख़त्म हो गई होती, क्योंकि क्लब अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो ग्राउंड लगाएं। मैदान को तो ले सकते हैं खेलने के लिए, एस्ट्रोटर्फ को कैसे लेते हैं? 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ 7 करोड़, वो छोटे छोटे क्लब कहाँ से लेते हैं? तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और हॉकी भी ख़त्म होती। लेकिन सरकार ने और हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हॉकी को मरने नहीं दिया, डूबने नहीं दिया, और उसका नतीजा निकला कि 41 साल के बाद हमने ओलंपिक का मेडल 2 बार जीते हैं। फिर जागी सर। तो ये इसके लिए शाबाशी मैं सरकारों की करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।